टीजीटी, पीजीटी और एलटी की तैयारी की सीरीज के अंतर्गत आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में जीवाणु जनित रोग और उनके कारक कौन कौन से होते हैं और वाहक कौन कौन से होते हैं, सब कुछ डिटेल से समझाएंगे। यानी पूरी थ्योरी समझाएंगे और थ्योरी के बाद जीवाणु या बैक्टीरिया पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझाएंगे। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं जो पूरी थ्योरी समझाने के बाद में आपको डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए पहले जीवाणु जनित रोग और उनके कारक यानी बैक्टीरियल डिसीजेस को समझ लेते हैं और इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझेंगे। तो देखिए, पहला रोग है हैजा या कॉलेरा। हैजा को अंग्रेजी में कॉलेरा भी कहा जाता है और यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु होता है इसके कारण हैजा रोग हो जाता है। तो ये हुआ कारक। और वाहक कौन हुआ? तो वाहक मक्खी होती है। तो इस तरह से मक्खी वाहक होती है और जो विब्रियो कॉलेरी है ये कारक होता है हैजा रोग का। फिर अगला है टाइफाइड। तो टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है, मोती झरा भी कहा जाता है। चाहे टाइफाइड कहो, चाहे मियादी बुखार कहो, चाहे मोती झरा कहो, कई सारे इसके नाम हैं। और यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ कारक। अब इसके वाहक की बात की जाए तो मक्खी होती है। मलमूत्र के साथ रोगाणु बाहर निकलते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मक्खी उसको पहुंचाती हैं। फिर अगले पर आते हैं। फिर अगला है निमोनिया। निमोनिया को फेफड़ों का शोथ भी कहा जाता है। जो निमोनिया रोग है, डिसीज है, इसे फेफड़ों का शोथ भी कहा जाता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा भी हो जाती है, डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा भी हो जाती है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा भी हो जाती है। यानी इन जीवाणुओं के द्वारा, ये क्या है? जीवाणु हैं, इन्हें कारक कहा जाता है। तो इनके कारण निमोनिया रोग हो जाता है। यानी इन तीनों में से कभी न कभी किसी न किसी के माध्यम से निमोनिया रोग हो जाता है। और इसका वाहक है वायु। वायु के द्वारा या संदूषित पदार्थों से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। फिर अगला है पेचिस या इसे डिसेंट्री कहा जाता है। देखिए, पेचिस दो प्रकार की होती है। एक तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। यहाँ पर हम जीवाणु जनित रोगों को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पेचिस डिसेंट्री ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग बताएंगे। तो पेचिस या डिसेंट्री साइजेला डिसेंट्री नामक जीवाणु के द्वारा हो जाती है। साइजेला डिसेंट्री नामक जीवाणु के द्वारा। और ये जो अमीबा के द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस होती है, उससे ज़्यादा खतरनाक ये जीवाणु वाली पेचिस होती है। तो साइजेला डिसेंट्री के द्वारा पेचिस हो जाती है और इसका ये कारक हो जाएगा वाहक संदूषित भोजन व जल हो जाएगा। और संदूषित कैसे होता है भोजन? तो मक्खियों के द्वारा। अगले पर आते हैं। फिर अगला है टिटनेस। तो टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जो जीवाणु होता है, ये क्या है? जीवाणु है या बैक्टीरिया है। इसके कारण टिटनेस रोग हो जाता है और त्वचा के कटने से ये हो जाता है। जैसे कहीं पर जंग लगा लोहा रखा था, जंग लगा लोहा, तो उसमें ये जीवाणु हो सकता है और अगर उसे हम कट जाते हैं तो टिटनेस रोग हो जाता है। तो इस तरह से टिटनेस रोग हो जाएगा। फिर अगला है याक्षमा या ट्यूबरकुलोसिस। इसे तपेदिक भी कहा जाता है, शॉर्टकट में टीबी भी कहा जाता है। टीबी ट्यूबरकुलोसिस। तो याक्षमा कहिए, तपेदिक कहिए, टीबी कहिए, एक ही बात है। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। टीबी या याक्षमा या तपेदिक किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। और इसका वाहक क्या है? तो वायु द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जैसे किसी को है और वो दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ है, छींक रहा है, थूक रहा है या बात कर रहा है आपस में, तो बूंद जो निकलते हैं कण, उनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। तो थूकने, खांसने या बात करते समय निकली बूंदों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। फिर अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु के द्वारा होती है। जो डिप्थीरिया रोग है, डिप्थीरिया बीमारी है, डिसीज है, ये कॉरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जो बैक्टीरिया होती है, जो जीवाणु होता है, इसके कारण हो जाती है। फिर अगला है कुष्ठ।
कुष्ठ को लेप्रोसी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी का वर्ड है लेप्रोसी। तो कुष्ठ या लेप्रोसी ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा होती है। ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके कारण कुष्ठ रोग हो जाता है या लेप्रोसी रोग हो जाता है। ये त्वचा संबंधी रोग होता है। फिर अगला है प्लेग। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जो प्लेग है ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण हो जाता है। फिर अगला है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। जो एंथ्रेक्स है यह रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगले पर आते हैं। फिर अगला है उपदंश। उपदंश को सिफिलिस भी कहा जाता है। कभी कभी आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आ जाए सिफिलिस, ये वाला सा होगा, तो सिफिलिस आ जाए तब भी वही है सिफिलिस या उपदंश। ये ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है और ये एक एसटीडी रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज रोग होती है। ये मैथुन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, इसीलिए इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, क्योंकि मैथुन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और किस जीवाणु के द्वारा होती है? तो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होती है, जो उपदंश है या जो सिफिलिस है। फिर अगला है सुजाक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सुजाक को गोनोरिया भी कहा जाता है, गोनोरिया भी कहा जाता है। तो ये नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु के द्वारा हो जाता है। जो सुजाक रोग है ये नर्सेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु के द्वारा हो जाता है और ये भी एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, और ये भी मैथुन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। फिर अगला है कुकुर खांसी, ऊपिंग कफ जिसे कहते हैं। कुकुर खांसी पर टीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊपिंग कफ होती है ये, और हीमोफिलस पार्टुसिस नामक जीवाणु के द्वारा हो जाती है। हीमोफिलस पार्टुसिस नामक जीवाणु के द्वारा कुकुर खांसी या ऊपिंग कफ हो जाता है। अगले पर आते हैं। फिर अगला है कैंकर। कैंकर जो है ये जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में जो फल लगते हैं उन पर ये बीमारी होती है, जैसे नींबू है, टमाटर है आदि पर। नींबू पर आपने देखा होगा कहीं कहीं पर ब्राउन कलर के धब्बे पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बिंदी जैसे होते हैं, तो वो कैंकर होता है। ये सिट्रस कैंकर कहलाता है, नींबू वाला। रसीले खट्टे फल होते हैं उन पर अधिकतर पाया जाता है। तो कैंकर जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। फिर अगला है म्लान या विल्ट कहा जाता है। स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम के द्वारा हो जाता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम के द्वारा। और म्लान या विल्ट आलू, खीरा, बैंगन पौधों की वाहिकाओं को अवरुद्ध करता है। आलू है, खीरा है, बैंगन आदि में होता है। पौधों की वाहिकाएं का मतलब है जैसे पौधे हैं उनके तने हैं तो उनके अंदर इस तरह से वाहिकाएं होती हैं जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, तो ये अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती हैं, जिससे पौधा सूखने लगता है। फिर अगला है अंगमारी या ब्लाइट्स। तो एर्वीनिया एमाइलोवीरा के द्वारा, एर्वीनिया एमाइलोवीरा के द्वारा अंगमारी रोग हो जाता है। सेब में, नाशपाती में आदि में अंग मृत हो जाते हैं, तो उसे ही अंगमारी रोग कहा जाता है। तो किस जीवाणु के द्वारा होता है? एर्वीनिया एमाइलोवीरा के द्वारा। इसी प्रकार से जो गलन है इसे रॉट भी कहा जाता है, एर्वीनिया एरोएडी के द्वारा होता है, एर्वीनिया एरोएडी के द्वारा। आलू, गोभी, सलजम, मूली, पत्ता गोभी, टमाटर आदि में मृदु गलन हो जाता है, यानी वो गलने लगते हैं, गल जाते हैं फल या फिर पौधे, तो उसे ही गलन या मृदु गलन रोग कहा जाता है। और ये एर्वीनिया एरोइडी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। फिर अगला है चावल की अंगमारी, जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होता है। चावल की जो अंगमारी है ये जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। पर्णचित्ती मिर्च में जैंथोमोनास वेसिकटोरिया के द्वारा होता है। जो पर्णचित्ती रोग है ये मिर्च में अधिकतर होता है और जैंथोमोनास वेसिकटोरिया के द्वारा होता है। गेहूं में टुंडू अथवा विलगन रोग जो होता है कोरेनेबैक्टीरियम ट्रिटिकी के द्वारा होता है। और फिर अगला है गन्ने में लालधारी, तो स्यूडोमोनास राइब्रेटेनीज के द्वारा होता है। स्यूडोमोनास राइब्रेटेनीज के द्वारा गन्ने में लालधारी नामक रोग हो जाता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवाणु पर आधारित एमसीक्यू आपको समझा देते हैं, यानी बैक्टीरियल क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु या बैक्टीरिया नाम दिया था? लुई पास्चर, एरनबर्ग ने, रॉबर्ट कोच ने, कैरोलस लिनियस ने। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीवाणु नाम दिया था या बैक्टीरिया नाम दिया था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। लुई पास्चर ने, एरनबर्ग ने, रॉबर्ट कोच ने, कैरोलस लीनियस ने। तो इसका आंसर सही होगा बी, एरनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु नाम दिया था। और आपको बता दें, जो इसमें से लुई पास्चर हैं, जो लुई पास्चर हैं, इन्होंने रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति नामक सिद्धांत दिया था। रोगाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति नामक सिद्धांत किसने दिया पूछा जाए तो लुई पास्चर ने दिया था। और लुई पास्चर ने बताया था जो किण्वन क्रिया होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है, जो किण्वन क्रिया होती है। और इसमें जो रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्होंने एंथ्रेक्स व क्षय रोग, टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणुओं का पता लगाया था। अगर रॉबर्ट कोच के बारे में पूछे तो एंथ्रेक्स व क्षय रोग के जीवाणुओं का पता लगाया था। और इसमें जो कैरोलस लीनियस हैं, ये वर्गीकरण विज्ञान के पिता हैं, वर्गीकरण विज्ञान के पिता हैं, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। और ये बायोनॉमियल नामक नेचर भी इन्होंने ही दिया था, यानी द्विनाम पद्धति भी इन्होंने ही दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवाणु का अध्ययन करते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। जीवाणु का अध्ययन करते हैं, तो आंसर सही होगा इसमें से डी, साइजोमाइसीट्स में या साइजोमाइसिटीज में जीवाणुओं या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो पहला वाला है एस्कोमाइसिटीज, इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन करते हैं। वो भी कैसे कवक का, तो सैक फंजाई का अध्ययन किया जाता है, जिसे कप फंजाई भी कहा जाता है, कप फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो मिक्सोमाइसिटीज है, इसके अंतर्गत स्लाइम मोल्ड का अध्ययन करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, ये भी कवक होता है। और जो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज ये भी कवक का अध्ययन होता है। और कैसा कवक है, तो एल्गल फंजाई का अध्ययन किया जाता है, एल्गल फंजाई का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। फिर अगला है, निमोनिया का क्या कारण है। विषाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु, वायरस, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया। विषाणु का क्या कारण होता है, वायरस होता है या फंजाई होता है या एल्गी होता है या फिर बैक्टीरिया होता है। निमोनिया रोग किसके कारण होता है, तो निमोनिया जीवाणु जनित बीमारी है, वायरल डिसीज होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, पेनिसिलियम के द्वारा, क्लोरेला के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो आंसर इसमें सही होगा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड नामक बुखार हो जाता है। और इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है, आंतों का बुखार भी कहते हैं। और इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन और कि टाइफाइड का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो विडाल परीक्षण टाइफाइड का परीक्षण होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है। जो दूध होता है, मिल्क होता है, किस जीवाणु के कारण खराब होता है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा, न्यूमोकॉकस के द्वारा, स्यूडोमोनास के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है, तो इसमें आंसर से होगा पहला, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। फिर अगला है, डिप्थीरिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, कॉरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, बैसिलस एंथेसिस, किसके द्वारा डिप्थीरिया रोग हो जाता है। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा हो जाता है। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। डिप्थीरिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं डिप्थीरिया रोग
कोरेनीबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्राउन गाल नामक बीमारी किस जीवाणु से होती है? जो क्राउन गाल नामक बीमारी है ये पौधों में होती है और ये किस जीवाणु किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पौधों में क्राउन गाल नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? तो इसमें आंसर सही होगा सी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा क्राउन गाल नामक बीमारी हो जाती है। फिर अगला है, जीवाणु जनित रोग है मलेरिया, एड्स, निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, चेचक, सिफिलिस, खसरा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कौन सा बैक्टीरियल डिसीजेस हैं? 4 समूह दिए गए हैं, एक समूह ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कौन सा समूह सही है इसमें से? तो देखिए ये बी वाला इसमें सही होगा। टेटनेस, टाइफाइड और हैजा ये बैक्टीरियल डिसीज होते हैं या जीवाणु जनित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक ने, लैडरबर्ग एवं टाटम ने, वाटसन एवं क्रिक ने, इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज पूछा गया है, तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, लैडरबर्ग और टाटम ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज जीवाणुओं में की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जीवाणुओं को पादप माना गया है क्योंकि ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। इन सभी कारणों से जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है? तो आंसर से होगा इसमें से बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन क्रिया में दूध गर्म किया जाता है। पाश्चुराइजेशन में दूध कितने डिग्री पर गर्म किया जाता है, कितनी देर तक? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब दूध को 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया किस तरह से, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पाश्चुरीकरण सही होगा, पाश्चुराइजेशन सही होगा। फिर अगला है, जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सोचिए और बताइए। तो इसमें एंटोनी वान लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता था और जीवाणु की खोज भी इन्होंने की थी। जीवाणु की खोज भी इन्होंने सन 1676 ईस्वी में जीवाणु को खोजा था। और कहाँ? तो दांतों के मैल में, दांतों के मैल में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में जीवाणुओं को खोजा था और उनका नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। नाम क्या दिया था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। ऐसे सजीव जीवाणु का नाम बताना है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, स्थिर करने का कार्य करता है। कौन सा इसमें जीवाणु होगा? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एजोटोबैक्टर भाग लेता है। फिर अगला है, जानवरों का ब्लैक लेग रोग निम्नलिखित में से किस जीवाणु द्वारा होता है? ब्लैक लेग रोग जो है ये किस जीवाणु के द्वारा होता है? ब्लैक लेग रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन सही होगा, क्लास्ट्रीडियम चाउवी के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है पॉलीसेकेराइड से, लिपिड से, प्रोटीन से, इन सभी से। जीवाणु कोशिका भित्ति यानी बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो जीवाणु कोशिका भित्ति या बैक्टीरियल सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से भी बनी होती है, लिपिड से भी बनी होती है, प्रोटीन से भी बनी होती है। तो इन सभी से हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंधक जीवाणु या सल्फर बैक्टीरिया समूह में सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है? सल्फर बैक्टीरिया जो ग्रुप होता है उसमें सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है?
सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्रोमेटियम, बेजियोटोआ, क्लोरोबियम, इन सभी में सबसे बड़ा, तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, बेजियोटोवा होता है। फिर अगला है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? सबसे छोटे जीवाणु का नाम बताना है। सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है? सबसे बड़ा जीवाणु, तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, बेजियोटोवा मिरेबिलिस होता है। फिर अगला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? 3 जीवाणुओं के नाम दिए गए और चौथे ऑप्शन में इन सभी के द्वारा बताया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई देते रहिए। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, रसायन संश्लेषी जीवाणु की विशेषता है। रसायन संश्लेषी यानी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की विशेषता क्या होती है? ये भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी हैं, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में अपना भोजन संश्लेषण करते हैं। उपरोक्त तो सभी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो रसायन संश्लेषी होते हैं ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन संश्लेषण करते हैं या भोजन बनाते हैं। फिर अगला है, प्लाज्मिड है विषाणु, गुणसूत्र में अलग डीएनए, जीवाणु में आनुवांशिक इकाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लाज्मिड क्या है? देखिए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में एक इसका खुद का डीएनए होता है जिसे बैक्टीरियल डीएनए कहा जाता है, और यहाँ पर एक और वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है जिसे अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ कहा जाता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहा जाता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक कारक या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, स्वापोषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, स्वापोषी होते हैं। क्या आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें रसायन संश्लेषी सही हो सकता है? यदि हाँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, और यदि नहीं तो आप बताना कि स्वापोषी सही है कि नहीं। नाइट्री कारक जीवाणु या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं स्वापोषी। अगला क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? भोजन विषाक्तता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? फूड पॉइजनिंग में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम भाग लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एंटोनी वान लीवेनहॉक किस देश के निवासी थे? एंटोनी वान लीवेनहॉक किस देश के? स्वीडन के, फ्रांस के, हॉलैंड के, इंग्लैंड के? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक हॉलैंड के निवासी थे। अगला है, नींबू में सिट्रस कैंकर नामक रोग किस जीवाणु द्वारा होता है? सिट्रस कैंकर नामक रोग 4 जीवाणुओं को यहां पर लिखा गया है, जैंथोमोनास कैम्प्रेस्टिस, जैंथोमोनास सेट्री, एग्रोबैक्टीरियम, इविनिया। किसके द्वारा होता है? इविनिया है ये। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, जैंथोमोनास सेट्री के द्वारा होता है। फिर अगला है, ग्रामग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति की आधार काय में घेरों की संख्या कितनी होती है? जो ग्रामग्राही जीवाणु होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति की आधार का या बेसल बॉडी में रिंग्स की संख्या बताना है। कितनी होगी? 4, 8, 2, 1। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, 2 होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, गोलाकार जीवाणु जब एक जंजीर में व्यवस्थित होते हैं इन्हें कहते हैं? एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं, एक चेन में व्यवस्थित होते हैं इस तरह से, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस। कक्षा 9 का सवाल है ये।
बहुत ही आसान है, तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। फिर अगला है, यदि विश्व के समस्त जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया तथा कवकों को समाप्त कर दिया जाए तो, संसार के समस्त बैक्टीरिया को समाप्त कर दिया जाए, समस्त फंजाई या कवक को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, सजीवों से उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं और मृत शरीरों से संसार भर जाएगा। सजीवों से उत्सर्जित पदार्थ और जो मृत शरीर होंगे इनसे पूरा संसार भर जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम का उपयोग किस विटामिन के निर्माण में होता है? क्लास्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम का उपयोग किस विटामिन का निर्माण किया जाता है? इससे विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, इन सभी से। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन सही होगा इसमें से बी वाला, विटामिन B2। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है? जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, पाश्चुरीकरण, निर्जमीकरण, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, पाश्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से लास्ट, निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा, युग्मन द्वारा, पराक्रमण द्वारा, इन सभी के द्वारा। जीवाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, इन सभी के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में माइटोकांड्रिया के समृद्ध अंग या एनालॉगस आर्गन को कहते हैं? राइबोसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, एपिसोम। जैसे माइटोकांड्रिया होती है उसी के एनालॉगस आर्गन को क्या कहा जाता है? तो मीसोसोम कहा जाता है, मीसोसोम। अगला है, क्लोरोमाइसिटिन का निर्माण होता है? तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनुसेली से होता है। अगला है, प्रयोगशाला में कांच का सामान व अन्य उपकरणों को निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है? कौन सा उपकरण होगा? ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला, ऑटोक्लेव होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लुई पाश्चर प्रसिद्ध हैं? लुई पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध हैं? श्वसन क्रिया की खोज के लिए, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा मत के कारण, ईस्ट द्वारा किण्वन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से बी, रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं द्वारा मत के कारण। इन्होंने सिद्धांत दिया था कि रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा होती है, इसलिए प्रसिद्ध हैं। और यह भी बताया था कि किण्वन क्रिया जीवाणुओं के द्वारा होती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। फिर अगला है, प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक्स को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है? विषाणुओं से, कवकों से, जीवाणुओं से, शैवालों से। प्रतिजैविकों या एंटीबायोटिक्स को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है किससे? ऑप्शन सही होगा इसमें से सी, जीवाणुओं से। जीवाणुओं में सतह पर उपस्थित रोम का उपयोग किया जाता है। जो पीली होते हैं, पीली का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, जैसे जीवाणु है इनकी सतह पर जो ये पीली पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, इसमें से कुछ जीवाणु लैंगिक जनन में भी सहायता करते हैं, लैंगिक जनन में, तो इसमें लैंगिक संपर्क हो जाएगा। फिर अगला है, कॉमा की आकृति वाला जीवाणु कहलाता है? कामा की आकृति वाला जीवाणु क्या कहलाता है? बैसिलस, कॉकस, विब्रियो, स्पाइरलम। तो कामा की आकृति वाला जीवाणु विब्रियो कहलाता है। आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।